1978 में चाइना इतना गरीब था कि लोग वहां पे चूहे खाने को मजबूर थे। और आज 2024 में चाइना के पास दुनिया की सबसे बड़ी आर्मी है, सबसे ज्यादा बिलियनियर्स हैं और उसने अमेरिका की जीडीपी में लगभग बराबरी हासिल कर ली है। यही चाइना उस दौर में इंडिया के साथ था। सेम पॉवर्टी, सेम पॉपुलेशन, सेम कॉलोनियल हैंगओवर। तो आखिरकार चाइना ने ऐसा क्या किया जो इंडिया नहीं कर पाया? और सबसे जरूरी सवाल, क्या इंडिया अभी भी वो गलती सुधार सकता है? 1947 से 1978 तक दोनों एक ही नाव में सवार थे। तो पहले समझते हैं स्टार्टिंग पॉइंट। 1947 में इंडिया आजाद हुआ। उसी साल 1949 में चाइना में कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन हुआ था। 1950 में इंडिया की पर कैपिटा इनकम $64 पर ईयर थी और 1950 में चाइना की पर कैपिटा इनकम $50 पर ईयर थी। चाइना हमसे भी गरीब था। चाइना की लिटरेसी रेट सिर्फ 20% थी और इंडिया की थी 18%, यानी कि ऑलमोस्ट बराबर थे। और दोनों के पास बड़ी पॉपुलेशन, गरीबी, एक नई गवर्नमेंट जो सब कुछ बिल्ड करने की कोशिश कर रही थी, सब कुछ बराबर ही था। तो फिर अगले 70 सालों में ऐसा क्या हो गया कि चाइना हमसे इतना आगे निकल गया? देखो, चाइना में एक माओ जेडोंग नाम का व्यक्ति आता है जो 1958 में एक प्लान लॉन्च करता है, ग्रेट लीप फॉरवर्ड। ग्रेट लीप फॉरवर्ड एक माओ का प्लान था जो चाइना को 15 साल में ब्रिटेन से आगे निकालने के लिए बनाया गया था। फार्मर्स को फोर्सफुली फैक्ट्रीज में भेजा गया था। इस प्लान में स्टील बनाने के लिए लोगों के घर के बर्तन भी पिघलाए गए थे। खेतों में कोई बचा ही नहीं था खेती करने के लिए। और इसका रिजल्ट ये हुआ था कि 1959 से 1961 में 3 से 5 करोड़ लोग भूख से ही मर गए थे। ह्यूमन हिस्ट्री का सबसे बड़ा मैन मेड फैमाइन बोला जाता है इसको। और इसके बाद आता है कल्चरल रिवॉल्यूशन, जो कि 1966 से 1976 के बीच हुआ था, जिसमें एजुकेटेड लोगों को एनिमीज ऑफ द स्टेट कहकर खेतों में भेज दिया गया था। यूनिवर्सिटीज को बंद तक कर दिया गया था और इंडिया इसी पीरियड में स्ट्रगल कर रहा था। 1962 की बार हम हार गए, 1965, 1971 की लड़ाई और 1975 में इमरजेंसी। लेकिन हमने कभी इतना बड़ा सेल्फ डिस्ट्रक्शन नहीं देखा। तो माओ के मरने के बाद 1976 में चाइना के पास एक ब्रोकन इकोनॉमी, ट्रॉमेटाइज सोसाइटी और ऑलमोस्ट नो मिडिल क्लास, ये सब रह गया। अब यहीं से असली कहानी शुरू होती है। 1978 में डेंग जियोपिंग पावर में आते हैं। उन्होंने एक ऐसा सेंटेंस कहा था जो पूरी हिस्ट्री को बदल के रख देगा। उन्होंने कहा था, इट डजंट मैटर इफ ए कैट इज ब्लैक और व्हाइट एज लॉन्ग एज इट कैचेज माइस। मतलब कैपिटलिज्म हो या कम्युनिज्म, जो काम करेगा वही करना है। मतलब कि जो भी चीज हमको फायदा देगी हम उसी पे अमल करेंगे। अब SEZ, जिसको हम स्पेशल इकोनॉमिक जोन बोलते हैं, उसका मतलब होता है कि एक ऐसा एरिया जहां नॉर्मल देश के लॉज नहीं चलते, कम टैक्सेस, आसान बिजनेस रूल, फॉरेन कंपनीज को खुलेआम इनवाइट किया जाता है। और चाइना ने 1980 में पहला SEZ यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन शेंजिन शहर में बनाया था। और आज शेंजिन दुनिया का इलेक्ट्रॉनिक्स हब बन गया है जहां आपका आईफोन बनता है। चाइना ने एक साथ 3 चीजें की थी। एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ मॉडल को अपनाया, दुनिया के लिए सबसे सस्ता सामान बनाया। उससे क्या हुआ, उनका रेवेन्यू बढ़ गया और इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया गया। दूसरे पे उन्होंने फॉरेन इन्वेस्टमेंट को खुलकर वेलकम किया था। उस टाइम में 1979 में चाइना में FDI लगभग 0% था और 2007 में चाइना में FDI $83 बिलियन पर ईयर पे चला गया। उसके बाद उन्होंने एजुकेशन में बहुत जमकर इन्वेस्टमेंट किया। इंजीनियर, साइंटिस्ट, टेक्नीशियन बहुत बड़े लेवल पे तैयार किए गए। और इंडिया उसी दौर में लाइसेंस राज में डूबा हुआ था। ये जो लाइसेंस राज होता है, ये 1947 से 1991 तक इंडिया में कोई भी बिजनेस शुरू करने के लिए सरकार से 80 से ज्यादा लाइसेंस लेने पड़ते थे। एक फैक्ट्री खोलने में आपको 4 से 7 साल लग जाएंगे। और इसका रिजल्ट ये हुआ कि इंडिया का प्राइवेट सेक्टर कभी डेवलप ही नहीं हो पाया। 1990 के दशक में एक ऐसी चीज हुई जिसने सब कुछ बदल के रख दिया। एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, दुनिया के देशों के बीच ट्रेड के रूल्स बनाने वाली ये बॉडी 2001 में चाइना को अपना मेंबर बना लेती है। और इसके बाद चाइना का सामान दुनिया के हर देश में ऑफिशियली कम टैक्सेस पर बिकने लग जाता है।
2001 में WTO ज्वाइन करते ही चाइना ने जो किया वो किसी ने सोचा भी नहीं था, क्योंकि 2001 में चाइना की मैन्युफैक्चरिंग जीडीपी 627 बिलियन यूएस डॉलर थी, जो कि 2010 में बढ़कर 2.9 ट्रिलियन हो जाती है और 2022 में वही 4.9 ट्रिलियन यूएस डॉलर पे पहुंच जाती है। अकेले चाइना दुनिया का 28% मैन्युफैक्चरिंग करता है। अब इसको हम कंपेयर करते हैं इंडिया से। इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग शेयर सिर्फ 3% है ग्लोबल में। चाइना ने एक बहुत ही सिंपल फॉर्मूला अपनाया था कि चीप लेबर, जीरो रेड टेप और मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर, सब कुछ चाइना में ही बनाओ ताकि हमारा विकास हो सके। और इस फॉर्मूले का रिजल्ट ये हुआ कि चाइना की जीडीपी जो 214 बिलियन यूएस डॉलर थी 1978 में, 2023 में 17.7 ट्रिलियन पर पहुंच गई, यानी 45 साल में 80 गुना ग्रोथ हो गई है कंट्री की। और इंडिया ने इसी पीरियड में सिर्फ 15 से 16 गुना ही ग्रोथ की है। अच्छा है, लेकिन चाइना की बराबरी हम अभी भी नहीं कर पा रहे हैं। अगर आपको चाइना की डेवलपमेंट एक इमेज में समझनी है तो वो है हाई स्पीड रेल। चाइना के पास 45,000 किलोमीटर का हाई स्पीड रेल नेटवर्क है और इंडिया के पास अभी फर्स्ट एचएसआर प्रोजेक्ट भी अंडर कंस्ट्रक्शन है, जो कि मुंबई से अहमदाबाद जाएगा। एचएसआर मतलब हाई स्पीड रेलवे। चाइना ने 2008 से 2018 के 10 सालों में इतने हाईवेज बनाए जितने अमेरिका ने 50 साल में बनाए थे। तो आप सोच लीजिए कि वो कंट्री किस स्पीड से प्रोग्रेस कर रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर को मल्टीप्लाई करने का इफेक्ट ये होता है कि जब एक देश रोड, रेलवेज, पोर्ट बिल्ड करता है तो इससे सिर्फ कंस्ट्रक्शन की जॉब नहीं बनती, बल्कि फैक्ट्रीज उन रूट्स पर आती हैं और उनसे ट्रेड बढ़ता है और सिटीज धीरे धीरे ग्रो करने लग जाती हैं। $1 का इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट अक्सर $1.5-2 का इकोनॉमिक आउटपुट देता है। इसीलिए जो भी अच्छी पॉलिसीज वाली गवर्नमेंट होती है वो हमेशा इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने पर ध्यान देती है। चाइना ने जीडीपी का 8 से 10% एनुअली इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च किया था सिर्फ, और इंडिया ने हिस्टोरिकली जीडीपी का केवल 4 से 5% ही इंफ्रा पे खर्च किया है। और इंफ्रा पे काम करने का डिफरेंस साफ नजर आता भी है। संघाई का पुडोंग एयरपोर्ट 1999 में एक खाली मैदान पड़ा था और आज वही एयरपोर्ट दुनिया के टॉप 5 बिजिएस्ट एयरपोर्ट्स में से एक है। और डेटा, आज चाइना ग्लोबली अवेलेबल डेटा का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। डाटा की सोवर्निटी ही चाइना का सबसे बड़ा डिजिटल वॉल है। इसको एक अलग तरीके से समझते हैं कि चाइना ने अपने आप को डाटा में भी इंडिपेंडेंट करने के लिए अपना खुद का इंटरनेट बना लिया, ग्रेट फायरवॉल। उन्होंने गूगल की जगह पे बैडू बना लिया, फेसबुक को यूज करने की जगह वीचैट बना लिया, यूट्यूब की जगह यूको बना लिया। इससे क्या हुआ कि चाइनीज कंपनीज को फॉरेन कंपटीशन में कभी भी मार झेलनी नहीं पड़ी और वो डोमेस्टिकली डोमिनेंट हो गए। और ग्लोबल डेटा में चाइना का शेयर लगभग 23% है। अब यहाँ पे एक ऑनेस्ट बात करते हैं, चाइना ने जो भी किया है वो 100% तो कॉपी ना तो कर सकते हैं और वो करने लायक भी नहीं है, क्योंकि चाइना एक अथॉरिटेरियन स्टेट है। टाइनामेन स्क्वायर 1989 में लोकतंत्र की डिमांड पर टैंक्स चढ़ा दिए। जिंगजैंग ने उगुर मुस्लिम का जो हो रहा है वो इंटरनेशनली कंडम्ड है। प्रेस की फ्रीडम चाइना 179 नंबर पे रैंक करता है 180 में से, यानी कि सबसे आखिरी नंबर पे है चाइना प्रेस की फ्रीडम में। तो आप सोच लीजिए कि हम उसको कॉपी कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। इंडिया एक पूरी तरीके से डेमोक्रेटिक कंट्री है और डेमोक्रेसी में डेवलपमेंट थोड़ा स्लो होता ही है, बिकॉज आपको लोगों की कंसेंट उसमें चाहिए होती है। लेकिन इंडिया की असली प्रॉब्लम डेमोक्रेसी नहीं है, इंडिया की प्रॉब्लम है इंप्लीमेंटेशन। 1991 में इंडिया ने लिबरलाइजेशन किया था, 20 साल देर से किया। हमारे पास दुनिया का सबसे बड़ा यंग वर्कफोर्स है, लेकिन उन्हें ट्रेन करने के लिए क्वालिटी की एजुकेशन अभी भी प्रोवाइड नहीं हो रही है। हमारे पास उपजाऊ जमीन तो बहुत है, लेकिन एग्रीकल्चर के रिफॉर्म्स उतने अच्छे तरीके से नहीं हो रहे हैं। अब इसकी डेमोग्राफी को समझते हैं कि जब किसी देश में वर्किंग एज पॉपुलेशन 15 से 64 साल तक बहुत ही ज्यादा होती है और डिपेंडेंट्स यानी कि बच्चे और बुजुर्ग कम होते हैं, तो उस दौर में इकोनॉमिक ग्रोथ एक्सप्लोसिव की तरह होती है। चाइना ने जो विंडो यूज किया था, इंडिया में उस विंडो का टाइम 2020 से 2040 तक है। और अगर हम इस विंडो को अच्छे से इस्तेमाल कर लेते हैं तो शायद हम चाइना को कॉम्पीट कर पाएंगे। और अगर हमने इसे मिस कर दिया तो ये मौका शायद हमें दोबारा कभी भी नहीं मिलेगा। चाइना में एक डेमोग्राफिक क्लिफ नाम की एक बड़ी प्रॉब्लम सामने आ रही है। अब इसको समझते हैं कि वन चाइल्ड पॉलिसी जो कि चाइना ने 1980 से 2015 में बहुत ही स्ट्रिक्टली लागू की थी, अब उसकी वजह से चाइना की पॉपुलेशन एज्ड होती जा रही है और 2035 तक चाइना के 30% लोग 60 साल से ऊपर के होंगे। इसका मतलब है कि आपके पास वर्कफोर्स बहुत ही कम हो जाएगी, जिससे आपका प्रोडक्शन बहुत स्लो हो जाएगा और प्रोडक्शन स्लो हो जाएगा तो आपकी ग्रोथ ऑटोमेटिकली स्लो हो जाएगी।
यह वही डेमोग्राफिक ट्रैप है जिसमें जापान 1990 के बाद बुरी तरीके से फंस गया था। 2023 में पहली बार चाइना की पॉपुलेशन घटी। इंडिया की पॉपुलेशन अभी ग्रो हो रही है और हम दुनिया के सबसे बड़ी कंट्री हैं पॉपुलेशन में। कंपनी चाइना से धीरे धीरे एग्जिट हो रही हैं। एप्पल, सैमसंग और बहुत सी कंपनियां इंडिया और वियतनाम की तरफ भाग रही हैं। 2023 में इंडिया दुनिया की 5वीं लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया था और आईएमएफ के प्रोजेक्शन के अनुसार 2030 तक इंडिया तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन सकता है। लेकिन ये अपने आप नहीं हो सकता। चाइना की स्टोरी का एक सबसे बड़ा लेसन है कि वहां की पॉलिटिकल विल, लॉन्ग टर्म थिंकिंग और वहां पे मैसिव एग्जीक्यूशन, उसी से रियल डेवलपमेंट हुआ था। और चाइना में एक ऐसा लीडर आया था डेंग, जिसने 30 साल की प्लानिंग की थी। इंडिया में हर 5 साल में गवर्नमेंट चेंज होती है और लॉन्ग टर्म विजन एग्जीक्यूट करना हमारे लिए स्ट्रक्चरली बहुत ही इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल तो पूरे तरीके से हम इसको नहीं कह सकते, लेकिन ये है कि इसमें कठिनाइयां आया। तो इसकी पूरे चीज की एक समरी बनाते हैं कि चाइना डेवलप हुआ कैसे था। 1978 में सही लीडर मिलने के कारण प्रैक्टिकल डिसीजन वहां पे लिए गए, ईगो को साइड में रखे। उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग को इतना बड़ा इंजन बना दिया कि उसी के सहारे अपनी पूरी इकोनॉमी पुश कर दी। इंफ्रास्ट्रक्चर में पागलपन की हद तक इन्वेस्ट किया गया, जिससे वो बहुत ही ज्यादा ग्रो हो गई। और एजुकेशन को उन्होंने प्रायोरिटी पे रख दिया, जिससे कि वहां की पॉपुलेशन बहुत ही ज्यादा एजुकेटेड और स्किल्ड हो गई। और उन्होंने 20-30 साल की प्लानिंग को ध्यान में रखते हुए काम किया था। इसी के चलते इंडिया पीछे रह गया, क्योंकि यहाँ पे लाइसेंस राज ने प्राइवेट सेक्टर का बिल्कुल गला घोट दिया। इंफ्रास्ट्रक्चर को नेग्लेक्ट किया गया और शॉर्ट टर्म इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के चलते लंबे प्लान नहीं बन पाए। और एजुकेशन की क्वालिटी, जो कि आज भी हमारे कंट्री में अवेलेबल नहीं है, उसकी बहुत ही बड़ी कमी थी, जिससे हम ज्यादा डेवलप नहीं कर पाए। लेकिन अभी भी हमारे पास बहुत टाइम है। चाइना की एक गलती थी कि उसने एक ही पार्टी को इतनी पावर दे दी कि अब वहां कोई चेक बचा ही नहीं है। यही इंडिया की ताकत है कि हम यहाँ पे क्वेश्चन भी कर सकते हैं, डिमांड भी कर सकते हैं और वोट कर सकते हैं। हम 1 अरब से ज्यादा लोग हैं। अगर हम जागरूक हो जाएं तो हमें कोई नहीं रोक सकता। अगर आपको ये एनालिसिस यूजफुल लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।